हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स, जो कि है 26 तारीख तक की। और कब से है ये? 22-23 जो भी है, हाँ 22 तारीख से। राहुल गांधी ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली। संविधान की प्रति और राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली से सांसद के रूप में शपथ ली। इस समारोह के दौरान उनके हाथों में भारतीय संविधान की प्रति थी। वह शेष सांसदों में शामिल थे जिन्होंने आज शपथ ली। इससे पहले सोमवार को 18वीं लोकसभा के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुल 262 नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ली थी। उनके शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी उपस्थित थीं। श्रीलंका भारत और जापान के साथ ऋण पुनर्गठन समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। श्रीलंका भारत और जापान के साथ अपने द्विपक्षीय ऋण के पुनर्गठन के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाला है। इस खबर की पुष्टि विदेश मंत्री MUM अली सावेरी ने की, जिन्होंने बताया कि राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सोमवार को कैबिनेट को प्रगति के बारे में जानकारी दी थी। पिछले हफ्ते कैबिनेट प्रवक्ता मंत्री बदुल्ला गुणवर्धने ने घोषणा की कि श्रीलंका अपने द्विपक्षीय ऋणदाताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। इस कदम से देश में ऋण वित्त पोषित परियोजनाओं को फिर से शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में रूस की यात्रा कर सकते हैं। रूसी सरकारी मीडिया ने यह बात कही है। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी RIA की मंगलवार की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में रूस की यात्रा पर जा सकते हैं। संभावित यात्रा 2019 के बाद से PM मोदी की पहली रूस यात्रा होगी और फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष के शुरू होने के बाद से उनकी पहली यात्रा होगी। RIA ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच उच्च स्तरीय बैठक की तैयारियां चल रही हैं। क्रेमलिन ने पहले मार्च में पुष्टि की थी कि प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का खुला निमंत्रण मिला है। अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के 1/2% भाग को सुरक्षित रखने से अधिकांश विलुप्तियों को रोका जा सकेगा। नए अध्ययन में क्या पता चला है? नए अध्ययन के अनुसार विश्व की अतिरिक्त 1.2% भूमि को प्राकृतिक संरक्षण के लिए आरक्षित करने से अनुमानित पौधों और जानवरों को विलुप्त होने से रोका जा सकेगा और इस पर लगभग $263 बिलियन का खर्च आएगा। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और आवास विनाश के कारण नष्ट हो रहे वन्य जीवों को बचाने के लिए विश्व 2030 तक विश्व के 30% भाग को संरक्षित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। वैश्विक नीति निर्माता अक्टूबर में कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में इस लक्ष्य तक पहुंचने की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। चीन का चांग A6 चंद्र अन्वेषण यान पृथ्वी पर वापस उतरा। चीन का चांग A6 चंद्र अन्वेषण यान मंगलवार को उत्तरी चीनी क्षेत्र इनर मंगोलिया में उतरा, जिससे वह चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से नमूने लाने वाला पहला देश बन गया। सरकारी प्रसारक CCTV के अनुसार पुनः प्रवेश कैप्सूल बीजिंग समयानुसार अपराह्न यानी कि दोपहर 2:07 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरा, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी भी थी, जिसे यान ने इस महीने के शुरू में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद एकत्र किया था। एटकेन बेसिन चंद्रमा का एक ऐसा गड्ढा है जो हमेशा पृथ्वी से दूर रहता है। कैप्सूल के उतरने के तुरंत बाद चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के प्रमुख जांग केजियांग ने चांग A6 चंद्र मिशन के सफल समापन की घोषणा की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि मिशन को पूरा होना अंतरिक्ष और वैज्ञानिक महाशक्ति बनने की चीन की खोज में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्पीकर आम सहमति नहीं। इंडिया ब्लॉक के सुरेश ओम बिरला के खिलाफ मैदान में। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आम सहमति बनने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के प्रयास तब विफल हो गए जब भारतीय जनता पार्टी ने इस पद के लिए 8 बार के सांसद के सुरेश को मैदान में उतारने का फैसला किया। उनके नामांकन के बाद भाजपा के कोटा के सांसद ओम बिरला ने इस पद के लिए नामांकन दाखिल किया।
बिरला 17वीं लोकसभा में भी अध्यक्ष थे। इस पद के लिए चुनाव 26 जून को होंगे। भाजपा सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो यह सुझाव दे कि उपसभापति का पद विपक्ष को मिलना चाहिए और विपक्ष अनावश्यक रूप से टकराव का रास्ता चुन रहा है। 5वीं स्पेक्ट्रम को नीलामी शुरू, सरकार का 96,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने का लक्ष्य। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी मंगलवार को शुरू हुई। भारत सरकार 96,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की एयरवेव्स बेच रही है। दूरसंचार विभाग DOT 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़, 2300 मेगाहर्ट्ज़, 2500 मेगाहर्ट्ज़, 2500 मेगाहर्ट्ज़ और 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में आवृत्तियों की नीलामी कर रहा है। हालांकि आपूर्ति कमी के कारण 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में प्रीमियम 5G एयरवेव इस नीलामी में शामिल नहीं है। इस नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम 20 वर्ष के लिए वैध होगा। 10 वर्षों के बाद दूरसंचार कंपनियां स्पेक्ट्रम को साझा, व्यापार, पट्टे पर या सरेंडर कर सकती हैं। दूरसंचार कंपनियों के पास पूरी राशि का भुगतान अग्रिम रूप से या ब्याज सहित EMI में करने का विकल्प होगा। इस नीलामी में अस्थगित भुगतानों के लिए ब्याज पर 8.65% है, जो 2022 की नीलामी में 7.2% की दर से अधिक है। राजशाही कोलकाता सीमा पार रेल सेवा 77 वर्ष के बाद फिर शुरू होगी। राजशाही बांग्लादेश और कोलकाता भारत के बीच सीमा पार ट्रेन सेवा 77 साल के अंतराल के बाद फिर शुरू होने वाली है। यह घोषणा पिछले शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना के बीच हुई बैठक के बाद की गई। यह कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस और न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिताली एक्सप्रेस के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच चौथी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन होगी। दिल्ली में संयुक्त प्रेस संबोधन में दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा घोषित 13 पहलों में से राजशाही कोलकाता रेल सेवा का पुनरुद्धार उत्तरी बांग्लादेश के लोगों और विशेष रूप से राजशाही डिवीज़न के लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। UNGA अध्यक्ष ने कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत की हंसा मेहता को सम्मानित किया। कूटनीति में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की नारीवादी नेता, कार्यकर्ता और राजनयिक हंसा मेहता को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को और अधिक समावेशी बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। मेहता को मानवता के पर्याय के रूप में पुरुष के संदर्भों के खिलाफ सफलतापूर्वक तर्क देने का श्रेय दिया जाता है और वे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 में सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं वाक्यांश को सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं में बदलने में सफल रहे। T20 विश्व कप, रोहित शर्मा के शानदार प्रदर्शन से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। रोहित शर्मा के ताबड़तोड़ 92 रन की पारी, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की प्रभावशाली गेंदबाजी तथा अक्षर पटेल की एक हाथ से की गई शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर मौजूदा T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। एक अशांत पीछा में जहां गति में एक पेंडुलम की तरह झूल रही थी, यह भारत था जिसने सेंट लूसिया में एक व्यापक जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम 27 जून को गुआना के प्रोविडेंस स्टेडियम में इंग्लैंड का सामना करेगी। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद कनाडा भी चीनी निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर टैरिफ लगाने का विचार कर रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फिनलैंड ने कहा कि उनका देश इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या चीनी निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर आयात शुल्क लगाया जाए या नहीं। इस बारे में जनता की राय ली जाएगी। फिनलैंड ने सोमवार को कहा कि घरेलू कार क्षेत्र को चीन की अति क्षमता की राज्य निर्देशित नीति के कारण अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ओटावा 2 जुलाई को 30 दिवसीय सार्वजनिक परामर्श अवधि शुरू करेगा कि कनाडा कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है। फिनलैंड ने वॉन ओंटारियो में संवाददाताओं से कहा, चीनी उत्पादक जानबूझकर वैश्विक स्तर पर अधिक आपूर्ति पैदा कर रहे हैं जो कनाडा सहित दुनिया भर के EV उत्पादकों को कमज़ोर कर रहा है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा उठाई गई चिंताओं को दोहराया।
7 अक्टूबर के हमास हमले के इजरायली पीड़ितों ने UNRWA पर मुकदमा दायर किया। संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी पर सोमवार को दर्जनों इजरायलियों ने मुकदमा दायर किया, जिसमें उस पर 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले में सहायता करने और उसे बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। मैनहट्टन में अमेरिका जिला न्यायालय में दायर शिकायत में वादी ने कहा कि निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA ने हमास को आतंकवादी बुनियादी ढांचे और हमले के लिए आवश्यक कर्मियों के निर्माण में 1 दशक से अधिक समय बिताया। सरकार ने तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों TOFEI पर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। शिक्षा मंत्रालय ने पूरे देश में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए एक व्यापक योजना का अनावरण किया है। विश्व में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक देश भारत एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहा है, जहां तंबाकू के उपयोग के प्रति वर्ष लगभग 1.35 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 से पता चला है कि 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.5% स्कूली छात्र विभिन्न रूपों में तंबाकू के उपयोग करते हैं। भारत के 25 से 27 जून तक नई दिल्ली में 64वीं ISO परिषद बैठक की मेजबानी कर रहा है। भारत 25 से 27 जून तक नई दिल्ली में चीनी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन 64वीं ISO परिषद बैठक की मेजबानी करने के लिए तैयार है। 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर चीनी और जैव ईंधन क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा पर चर्चा करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता और चीनी के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भारत को 2024 के लिए संगठन की अध्यक्षता के लिए ISO परिषद द्वारा नामित किया गया है। कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत करने के लिए 24 जून को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अनाज आधारित डिस्टिलरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए एक औद्योगिक दौरा आयोजित किया जाएगा। इस दौरे का उद्देश्य जैव ईंधन और अन्य उप उत्पादों के उत्पादन में भारत द्वारा नवीनतम तकनीक को अपनाने का प्रदर्शन करना है। क्रेमलिन का कहना है कि रूस अपने परमाणु सिद्धांत में संशोधन कर रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सोमवार 24 जून को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक पूर्व बयान का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति रूस ने अपने परमाणु सिद्धांत का अद्यतन करना शुरू कर दिया है। पेस्कोव ने एक ब्रीफिंग में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि सिद्धांत को वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप लाने के लिए काम चल रहा है। यूरोपीय संघ ने LNG सहित रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों को दी मंजूरी। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के मंत्रियों ने सोमवार को एक बयान में कहा कि यूरोपीय संघ के देशों ने रूस पर प्रतिबंधों का 14वां पैकेज पारित किया है, जिसका उद्देश्य कुछ प्रतिबंधों की खामियों को दूर करना है और पहली बार रूस के गैस निर्यातक को प्रभावित करना है। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद पश्चिमी शक्तियों ने मॉस्को पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए, जिन्हें तब से उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है। इस पैकेज के तहत 116 संस्थाओं और व्यक्तियों को भी प्रतिबंध सूची में शामिल किया जाएगा, जिससे कुल संख्या 2200 से अधिक हो जाएगी। 2 वैज्ञानिकों ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता। 2 चीनी वैज्ञानिकों ली डेरेन और जू किंगकुन ने देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सोमवार को चीन का शीर्ष विज्ञान पुरस्कार जीता। सोमवार को बीजिंग में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक वार्षिक समारोह में फोटोग्रामेट्री और रिमोट सेंसिंग के वैज्ञानिक ली और मेटेरियल्स फिजिक्स के वैज्ञानिक जू को चीन के शीर्ष विज्ञान सम्मान स्टेट प्रीमिनेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिंधु जल संधि पर चर्चा के लिए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल भारत आया। जम्मू में उस होटल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई जहां पाकिस्तान से आया प्रतिनिधिमंडल ठहरा हुआ है। 1960 की सिंधु जल संधि के सिलसिले में रविवार शाम को भारत पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का किश्तवाड़ा में बांध स्थलों को देखने का कार्यक्रम है। सिंधु जल संधि पर 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हस्ताक्षर हुए थे तथा विश्व बैंक भी इस संधि का हस्ताक्षर करता था। संधि के अनुसार दोनों पक्षों को साल में एक बार भारत और पाकिस्तान में बारी बारी से मिलना होगा। हालांकि 2022 में
नई दिल्ली में होने वाली बैठक कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दी गई थी। पिछली बैठक मार्च 2023 में हुई थी। यह नदियों के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करता है, जिसे स्थायी सिंधु आयोग के रूप में जाना जाता है, जिसमें दोनों देशों से प्रति एक का एक आयुक्त शामिल होता है। यह पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाला तथाकथित प्रश्नों, मतभेदों और विवादों को हल करने के लिए एक प्रक्रिया भी निर्धारित करता है। स्थायी सिंधु आयोग PIC भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है, जिसका गठन विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1960 की सिंधु जल संधि के लक्ष्यों को क्रियान्वित करने और प्रतिबंधित करने के लिए किया गया था। BIS ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए नई सुरक्षा मानक पेश किया। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने L, M और N श्रेणियों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से 2 नए दिशा निर्देश पेश किए। L श्रेणी का तात्पर्य 2 पहिया वाहनों से है, जबकि M और N श्रेणी का तात्पर्य क्रमशः 4 पहिया वाहनों और मालवाहक ट्रकों से है। IS 18590 अनुपात 2024 और IS 18606 और 2024 नामक नियमों के ये नए सेट इलेक्ट्रॉनिक कारों, बसों, ट्रकों के मुख्य भागों, विशेष रूप से पावर ट्रेन जिसमें मोटर, ट्रांसमिशन जैसे भाग शामिल हैं, पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये मानक देश में अधिक टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और कुशल परिवहन प्रणाली की ओर परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण है। प्लेटफॉर्म टिकट और आवश्यक रेलवे सेवाओं को GST से छूट दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की अगली बैठक संभवतः अगस्त के मध्य से अंत तक आयोजित की जाएगी। GST परिषद ने भारतीय रेलवे द्वारा आम जनता को दी जाने वाली विशिष्ट सेवाओं के साथ साथ अंतर रेलवे लेन देन के लिए छूट का प्रस्ताव किया है। प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री और विश्राम कक्ष, प्रतीक्षालय, क्लासरूम सुविधाएं और बैटरी चलित कार सेवाएं जैसी सेवाएं अब GST से मुक्त हैं। रूस ने कीवी और आसपास के क्षेत्र पर मिसाइल हमला किया। यूक्रेन ने ये बात कही है। यूक्रेन के वायुसेना कमांडर कुछ इस तरीके का हो गया है। यूक्रेन के वायुसेना कमांडर मायकोला ओलशचुक ने रविवार को बताया कि रूस ने रात में यूक्रेन पर 3 मिसाइलें दागी, जिनमें से वायु रक्षा प्रणालियों ने कीव क्षेत्र में 2 मिसाइलों को नष्ट कर दिया। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर अपने बयान में ओलेशचुक ने यह नहीं बताया कि तीसरी मिसाइल का क्या हुआ। यूक्रेनी अधिकारियों ने हमले पर परिणामस्वरूप किसी क्षति या चोट की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं दी है। अमित शाह ने दिल्ली IGI हवाई अड्डे पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टेस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया। ये इसका उद्घाटन कर रहे हैं। भारतीय नागरिकों और OCI यात्रियों OCI और भारतीय नागरिकों के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करने की अपनी तरह की पहली पहल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम FTITTP का उद्घाटन किया। FTITTP का उद्देश्य स्वचालित गेट्स के माध्यम से जांचे गए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए त्वरित मार्ग के माध्यम से विश्व स्तरीय आव्रजन सुविधाओं का विकास करके अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाना है। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करेगा। रंगपुर में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक के बाद घोषणा की कि भारत इलाज के लिए भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करेगा। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के रंगपुर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा ताकि देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को सेवाएं मिल सकें। शनिवार को हैदराबाद हाउस में हुई बैठक के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने मीडिया को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले साल दोनों नेताओं की कई बार मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि यह यात्रा इसलिए खास है क्योंकि PM शेख हसीना NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत की पहली राजकीय अतिथि हैं। नीट UGC नेट विवाद के बीच परीक्षाओं के लिए पेपर लीक विरोधी कानून लागू हुआ। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है, शुक्रवार को लागू हो गया। यह नीट और UGC नेट परीक्षाओं के आयोजन में कथित गड़बड़ियों
को लेकर बड़े पैमाने पर विवाद के बाद लागू हुआ है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा बजट सत्र में पारित किया गया था, जो 10 फरवरी को समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना और अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है। यूपी सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीतियां ला सकती है। नीट, यूजीसी और नेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के बीच उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में भर्ती परीक्षाओं को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने के लिए नई नीतियों को लागू करने की योजना बना रही है। राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार भर्ती परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी 4 एजेंसियों को दी जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए अपने गृहमंडल से बाहर जाना होगा। हालांकि यह प्रतिबंध दिव्यांग व्यक्तियों और महिलाओं पर लागू नहीं होगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि अगर किसी परीक्षा में 4 लाख से अधिक उम्मीदवार हैं तो उसे 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ हो जाते हैं करंट अफेयर्स समाप्त। धन्यवाद।